नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। पुष्प गुच्छ देकर सीएम ने जताई शुभकामनाएं। देहरादून में पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश को मिली मंजूरी। अध्यादेश को राजभवन से मिली मंजूरी। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता। तीर्थ स्थलों में दर्शन के लिए किए गए बेहतर प्रबंध। देहरादून को ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार कर रही पुलिस। अफीम की खेती को किया गया नष्ट। त्यूनी में 0.012 हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती। दून पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। 1100 से अधिक व्यक्तियों का किया गया सत्यापन। 171 व्यक्तियों के 83 पुलिस एक्ट में चालान। 17,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और हरिद्वार के कनखल की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी। देर रात लाठी डंडों से भिड़े युवक, वीडियो वायरल। दर्जनों युवक आपस में भिड़ते कैमरे में नजर आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। डोईवाला से अहम खबर है, जहां कालूवाला में नहर में नहाते हुए डूबा युवक। सौंग नदी में जौलीग्रांट सिंचाई नहर का हेड है कालूवाला। सिंचाई नहर में नहाते समय 16 साल का युवक डूबा है। नहर में डूबे युवक को किसी तरह बाहर निकाला गया है। डोईवाला हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। नवयुवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राम प्रधान पंकज रावत ने लोगों से अपील की है, नहर में नहाते समय सावधानी जरूर बरतें। तो 16 साल के नवयुवक के नहर में डूबने से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्राम प्रधान पंकज रावत ने लोगों से अपील की, नहर में नहाने से जाने से पहले सावधानी बरतें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां मैदानी और तराई इलाकों से पहुंचने वाले सैलानियों को यहां सरिता ताल स्थित जल प्रपात के शीतल जल में अटखेलियां करना खूब भा रहा है। हालांकि मौसम की तल्खी बढ़ने के साथ जलप्रपात के पानी में बहाव की कमी दिखाई दे रही है। पानी का सीमित प्रवाह देखकर मायूस होने के बाद भी कूल महसूस करने के इरादे से यहाँ पहुँचने वाले निराशा के साथ नहीं लौटना चाहते हैं। यही कारण है कि एक बार यहाँ पहुँचने के बाद सैलानी घंटों या यूं कहें पूरे दिन पहाड़ी से झरने के निकलने वाले तन बदन के साथ दिल दिमाग को शीतलता का खूबसूरत एहसास दिलाने के लिए पानी से अटखेलियाँ जारी रखते हैं। पर्यटकों का कहना है कि पहाड़ से नीचे जारी गर्मी के प्रकोप के बीच यहाँ का ठंडा मौसम स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए वो जलप्रपात सहित नैनीताल की वादियों का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। इसलिए जलप्रपात में जमकर मस्ती करते अधिक से अधिक सेल्फी और ग्रुप फोटो का संग्रह करते हैं। आपको बता दें कि वन विभाग ने 2007 के बाद सरिता ताल नाले में बहने वाले पानी को जलप्रपात का रूप दिलाकर इस इलाके को पर्यटन के मद्देनजर विकसित कराया था। देखिए, जैसे अभी मैं तो मुंबई से आया हूँ, तो मुंबई का तापमान अब तो बहुत हाई में है। अब जैसे ही मॉर्निंग में मैं नैनीताल उतरा हूँ, तो यहाँ का टेम्परेचर देख के और यहाँ का वातावरण एंजॉय करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एंड स्पेशली इस वाटरफॉल के रिगार्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरा यहाँ पे रखा गया है। सारी चीज़ों की सुविधा है, सब डायरेक्शन दिया गया है, सब कुछ किया गया है। और एज अ कपल के लिए तो बहुत अच्छी प्लेस है एंजॉय करने के लिए। मैं थर्सडे नैनीताल आया था। मैंने बहुत सारे ताल घूमे। फाइनली हमें एक मिला, वुडलैंड वाटरफॉल। आज घर जाते हुए बहुत मज़ा आया। नैनीताल का मौसम बहुत औसम। मैं 3 दिन नैनीताल रहा, मुझे बहुत ही प्यारा मौसम मिला नैनीताल का। फुल ठंड, बहुत मज़ा आया। वाटरफॉल में बहुत इंजॉय करा है। मेन चीज़ है बच्चों का इंजॉय। बच्चों का इंजॉय हो गया, हमारा इंजॉय खुद ही खुद हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत प्लीजेंट वेदर है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ये जो वाटरफॉल है छोटा है लेकिन स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ताली ताल है, तो इट्स डिफरेंट टू सी अ वाटरफॉल हियर। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने और वेदर यहाँ पे पल भर में बदल जाता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब दिल्ली में जैसे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ का वेदर जो है बहुत ही अच्छा है। अभी आगे और भी ज़्यादा प्लीजेंट हो जाएगा इन समर। आई एंजॉयड अ लॉट। मैं यहाँ आज मॉर्निंग ही आई हूँ और वाटरफॉल का मतलब जो स्टार्टिंग है बहुत अच्छा है उन्होंने किया हुआ है, मतलब जो इसे आर्टिफिशियली रखा है बहुत अच्छा है। वाटरफॉल भी बहुत अच्छा है। पिक्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं उसमें।
आपने भी एंजॉय किया? हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया, फोटोज भी बहुत सारा लिया है। बहुत अच्छा लगा भाई हमें यहाँ आकर, बच्चों ने खूब एंजॉय करा हमारे। आपने भी एंजॉय किया? जी, हम बच्चों के साथ हमारा भी एंजॉय हुआ, बहुत मज़े किए। गर्मियों के मौसम में नैनीताल आना ज़रा अच्छा है। वहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में ज़रा गर्मी है, यहाँ अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आया हमें। वाटरफॉल आके बहुत अच्छा लगा। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर से अगली खबर है। आपको बता दें कि रविवार को गैस गोदाम रोड स्थित ऑडिटोरियम हॉल में अलवीरा डांस स्टूडियो एंड पीडीएस यूनिक्यू डांस स्टूडियो द्वारा आयोजित बच्चों के लिए डांसिंग प्रतियोगिता का आयोजन द डांसिंग बार द्वारा आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर वर्ग में बच्चों ने डांस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की डायरेक्टर लवजीत कौर संधू ने बताया कि उनके द्वारा नगर में ये पहला डांस शो आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जिस प्रकार से बच्चों ने भारी संख्या में पहुंचकर प्रतिभाग किया है, उससे संस्था का मनोबल भी बढ़ा है तथा संस्था द्वारा भविष्य में इस कार्यक्रम को और बृहद रूप से मनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में डांस के दौरान मौजूद बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया, तो वहीं बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। ये मेरा एक डांस और मॉडलिंग का और इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के लिए एक शो है, द डांसिंग वॉर है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो आगे आएँ और अपना परफॉर्मेंस दें और अपना हमारे शहर का नाम रोशन करें। और ये शो हमारी फैमिली का एक शो है, आप सबकी फैमिली है और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग जो हैं कि इस को और बेहतर बनाएं और बच्चे आगे बढ़ के अपने परिवार, अपनी फैमिली और अपने शहर का, हमारे रामनगर का नाम रोशन करें। जनपद उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। जनपद मुख्यालय पहुंचने से पहले चारधाम यात्रा पर आए यात्री कछड़ू देवता के दर्शन करना नहीं भूलते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। लोग आपको बता दें, भोग के रूप में सबसे पहले कछड़ू देवता को चढ़ाया जाता है। जिस किसी की शादी इस मार्ग से होकर जाती है तो उसको कछड़ू देवता को बकरा बलि प्रथा जो है वो देनी पड़ती है। देवभूमि उत्तराखंड देवताओं की भूमि मानी जाती है। यहाँ कड़ में भगवान बसते हैं, कई रहस्यों के लिए जानी जाती है। आज हम आपको दिखा रहे हैं जनपद उत्तरकाशी के डुंडा बरसाली में गंगोत्री हाईवे पर स्थित कछड़ू देवता का ये पौराणिक मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि 150 वर्ष पहले कछड़ू नामक युवक हिमाचल से अपनी बहन शोभना के साथ बरसाली गांव में आ रहा था। बरसाली गांव में उसके बहन का ससुराल था। दीपावली के दिन कछड़ू अपनी बहन को लेने के लिए बरसाली जाता है। वह अपनी बहन का काम सारा निपटा लेता है। उसके बाद वापसी के दौरान रास्ते में वह आराम के लिए इस स्थान पर बैठ जाता है। वह बांसुरी बजाने लगा। इसी बीच उसे वन परियों ने हर लिया और अपने साथ चलने को कहने लगी, जिस पर कछड़ू ने अपनी बहन को अपने गांव ले जाने के बाद आने का परियों से वादा किया था। इसकी बात है, ये कलयुग का एक बहुत प्रमुख देवता है और पर्चधारी है। इसे आप चौथा जो है आप वो भी बोल सकते हैं धाम, और ये कछड़ू धाम है। यहाँ पे ये देवता बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये अपनी बहन को लेने आया था बरसाली पट्टी में, और जब बहन को लेके आया घोड़े में आया, ये 16 वर्ष का नवयुवक था, बांसुरी बजाता था। इसको लोग जो है बाल कृष्ण भी बोलते हैं। और ये बांसुरी बजाते बजाते यहीं पर मंदिर के पीछे ये पेड़ है जो दिख रहा होगा आपको, इसके नीचे बैठ गया अपने घोड़ा बांध के और ये बांसुरी बजाते हुए मग्न हो गया। इतने में जो पहाड़ों की परियां जिसे बोलते हैं, एंजल बोलते हैं, जैसे मातृकाएँ बोलते हैं, देवियाँ बोलते हैं, वो आ गई और वो मंत्रमुग्ध हुई। उन्होंने कहा भाई देखो आप अब हमारे साथ चलिए, आप हमें चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कराए जाने को लेकर फिर एक बार चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित न करने को लेकर कल हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि मतदाता सूची पूरी तरह से तैयार कर ली गई, लेकिन पंचायतों में आरक्षण का निर्णय राज्य सरकार को लेना है। जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक अपना मत पेश कर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक कराएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट में कई लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर कर कहा
कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियमानुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने थे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कई परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके, जिसके बाद शासन ने पहले सहायक विकास अधिकारी पंचायत को और फिर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में 6 महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश में चुनाव न हो पाने के चलते पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी मई महीने में ही समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब राज्य सरकार पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के मूड में नजर आ रही है। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार कर ली है। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी तक चुनाव न हो पाने की मुख्य वजह यही है कि पंचायती राज एक्ट का संशोधन और ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है। सरकार को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही राजभवन से ओबीसी आरक्षण की मंजूरी मिल जाएगी। राजभवन से ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण की सूची तैयार करते हुए जिला अधिकारी की ओर से पंचायत के आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी। साथ ही जिला अधिकारी की ओर से आरक्षण सूची से संबंधित आपत्ति मांगते हुए उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसमें कई याचिकाएं लगी हैं, जिसमें एक याचिका कर्ता जो है नितिन बिरगानिया, वह अन्य कई याचिका इस आशय की लगी कि एक अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी, टाइम फ्रेम देने के बावजूद भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और उसी बीच में सरकार जो है, जो निवर्तमान प्रशासक हैं, निवर्तमान प्रधान या जो भी हैं, उन लोगों को प्रशासक बनाई जा रही है। तो आज हमने न्यायालय के संज्ञान में लाया कि इवन जो है, कल एक अखबार में खबर छपी थी कि अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही है उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए, तो हमने कहा ये परमिसेबल नहीं है। 2011 में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने इसी कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम भविष्य में भी जो है टाइमली चुनाव कराएंगे, जो संविधान की अनुच्छेद 243 के हिसाब से होना चाहिए। आज जो है माननीय न्यायालय द्वारा पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर से कि आपके इलेक्टोरल मतदाता सूचियाँ तैयार है, उन्होंने कहा तैयार है, परंतु जो रिजर्वेशन का जो मैटर है वो राज्य सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिया जाना है। तो न्यायालय द्वारा उनको सोमवार से तक का समय दिया गया है कि आप सोमवार तक बताएं। पूरी तरह से तैयार है यथाशीघ्र चुनाव कराने के लिए और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें और अभी जो विगत में नगर निगम नगर निकाय के चुनाव हुए, जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया और नगर निगम में तो यही स्थिति रही कि 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीधे सीधे आई हैं और एक सीट केवल निर्दलीय के खाते में पहुंची है। और कांग्रेस को जिस तरह से सिफर से लगातार काम चलाना पड़ रहा है, मैं सोचता हूं आगे जो अभी हमारा पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी कमोबेश यही स्थिति होने वाली है। आपको बता दें, पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 27 सितंबर 2019 के बाद जिसकी 2 से अधिक संतान होंगी वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस प्रावधान के बाद मामला न्यायालय में चला गया। इसके बाद न्यायालय ने जुड़वा संतान को इकाई संतान मानने संबंधित आदेश दिए थे। इसके बाद शासन ने भी आदेश जारी कर दिए, लेकिन इसमें कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 अंकित था, जिसके चलते एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें संशोधन किए जाने को लेकर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने अधिनियम में संशोधन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया। इसके बाद इस अध्यादेश को राजभवन भेजा गया, जिस पर मंजूरी मिल गई है। वहीं 4 धाम यात्रा की व्यवस्था में गढ़वाल की पूरी मशीनरी जुटी हुई है।
इसके साथ ही आपदा को देखते हुए भी चुनाव की तैयारी विभाग को करनी है। ऐसे में इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रभाव पड़ सकता है। सरकार देखिए इस समय शासित है भाजपा की। अभी तक जो सरकार की जो सेंसिटिविटी है वो दिखी है। पिछला जो निगम के जो चुनाव अभी आउट हुए हैं उसको भी इन्होंने लिंगर ऑन किया, प्रशासकों की नियुक्ति की, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी सरकार पे हुई। हाई कोर्ट वाकई इनको अलर्ट होने के लिए उन्होंने बोला कि आप चुनाव की तरफ जाएं, छोटी सरकारों का गठन कर रहे हैं। ये लोग लास्ट मोमेंट पे चुनाव संपन्न इन्होंने करवाए निगम के, लेकिन अब जो स्थितियां हैं पंचायत चुनाव को लेके, एक वाकई छोटी सरकारों के गठन की अगर बात करती है कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में कि वो टाइमली होना चाहिए। पंचायत चुनाव जो है आप स्वयं सोचिए, क्या स्थितियां सरकार ने बना रखी हैं कि आपका समय जो है पूर्ण हो गया है, उसके बाद आप प्रशासक आपके नियुक्त हैं, आप फिर उसके बाद जो है अब मई में उनका कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है प्रशासकों का, फिर आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं जी और लिंगर ऑन करो चुनाव को। तो करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चाहेगी, एक संवैधानिक एक व्यवस्था है संविधान में, और निश्चित रूप से पंचायत जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं छोटी सरकारों के गठन की अगर बात अगर वाकई अगर कांग्रेस पार्टी रखती है कि भाजपा पूरे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए इस बात को इनको समझना चाहिए, और वो आखिरी पायदान का जो ग्रामीण होता है। देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि हर चीज समय पर होनी चाहिए। विलम्ब होने से ये जो कार्य है ये बीजेपी करती है कि विलम्ब होने से वो चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। वर्तमान में माहौल बीजेपी के खिलाफ है और वो नहीं चाहेगी कि चुनाव समय पे हो। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले भी मांग करी, हर उसमें अपनी बात उठाती रही कि चुनाव को समय पे कराया जाए, लेकिन चुनाव का देर से होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता को तंग करने का मामला है और हम फिर भी उत्तराखंड सरकार से और चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे कि चुनाव को समय पे किया जाए। देर तो हो ही गई है, लेकिन अभी भी समय है कि इसको तुरंत प्रभाव से किया जाए। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में उत्तराखंड सरकार घिर गई है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव और उसमें प्रशासकों की तैनाती को चुनौती देने वाली मदन सिंह समेत आधा दर्जन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष को ही प्रशासक घोषित कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार प्रशासकों का दोबारा कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। अंत में अदालत ने कड़े रुख में सरकार को निर्देश दिए कि वह बताए कि कब तक चुनाव कराए जा सकेंगे। इस मामले में खंडपीठ आगामी 20 मई यानी मंगलवार को सुनवाई करेगी। संभवतः इस सुनवाई में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा डिसीजन नैनीताल हाई कोर्ट से देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल में आज तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन द्वारा 11वें पंचेन लामा की जबरन बंदी बनाए जाने को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद कर तिब्बती मार्केट में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तिब्बती समुदाय के लोगों ने दलाई लामा की रिहाई व कुशलता की प्रार्थना करते हुए भारत सरकार सहित विश्व समुदाय से दलाई लामा व तिब्बत को चीन के चंगुल से मुक्त कराने की मांग की है। तिब्बती युवा संगठन के अध्यक्ष तेंजिंग जिग्मे का कहना है कि वह पंचेन लामा के 30 साल जब वे महज 6 वर्ष के थे तब से उन्हें चीन सरकार ने जबरन अपहरण कर बंदी बना लिया था, जिसके बाद से आज तक उनका कोई अता पता नहीं है और ना ही वे किसी को नजर आए हैं। जबकि चीनी सरकार का कहना है कि वे जिंदा हैं और किसी से नहीं मिलना चाहते। आज के दिन 17 मई 1995 को ये 11वें पंचेन लामा जी का किडनैप हुआ था पूरा फैमिली सहित। पूरे 30 साल हो गए, तो उनके रिहा के लिए तो हम ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द चीन के कब्जे से रिहा। हम यही यूनाइटेड नेशन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पंचेन लामा जी को और उनके पूरे परिवार को रिहा किया जाए।
खटीमा उत्तराखंड का एक प्रमुख कस्बा है जो कि इन दिनों अवैध मिट्टी खनन के मकड़जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में खनन माफिया बिना किसी रोक टोक के मानकों को ताक पर रखकर मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं। वैगन नंबर प्लेट की सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां और दर्जनों डंपर दिन रात मिट्टी खोदने में लगे हैं, मिट्टी ढोने में लगे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है बल्कि गांव में अतिरिक्त सड़कें भी आंतरिक सड़कें भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। स्थानीय जनता इस अराजकता से त्रस्त है, लेकिन प्रशासन की रहस्यमय चुप्पी ने माफियाओं के हौसले बुलंद कर रखे हैं। ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करके फर्जी नियुक्ति पत्र और ईस्टर्न रेलवे का आई कार्ड देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5वें सदस्य को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से धर दबोचा है। इससे पहले गैंग लीडर व मास्टरमाइंड सहित 4 सदस्यों को पौड़ी पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। धोखाधड़ी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक 5वें सदस्य को हमारी टीम के द्वारा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह भिन्न भिन्न राज्यों में लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करती थी। कोटद्वार के एक निवासी के साथ उक्त गिरोह के द्वारा कुल 30,70,000 की धोखाधड़ी की गई थी। इस गिरोह के 4 अन्य अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा पूर्व में झारखंड व पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। ये 5वां अभियुक्त काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा कुल 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इसको आज पौड़ी न्यायालय में पेश किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य के सम्मान में कोटद्वार शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नजीबाबाद रोड से शुरू हुई भव्य तिरंगा यात्रा मालवीय उद्यान में संपन्न हुई। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिससे पूरी दुनिया ने देखा है। कार्यकर्ता या कोई विचारधारा से संबंधित नहीं, सब लोग मिलके अक्रॉस दी पार्टी लाइन सब लोग मिलके तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। भारतीय सेना जिनके पराक्रम से पाकिस्तान ने जिस तरीके से घुटने टेके, उनको सब आभार करने के लिए, उन सबको प्रणाम करने के लिए और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सारे देश भर में इस तरह की यात्रा हो रही है। और ऐसा समाचार सब जगह मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में ये यात्रा जिलों से निकल के विधानसभा स्तर पे, छोटे छोटे ग्रामों में, कस्बों में, सब जगह होने वाली है। जी, आज आपने देखा हमारी कोटद्वार की इस धरती पर, पवित्र धरती पर, सिद्ध बली बाबा की धरती पर आज बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा निकली और ये जो यात्रा थी ये हमारे सैनिकों के सम्मान में थी। और मुझे अत्यंत खुशी इस बात की है कि लोग, सामाजिक लोग सारे के सारे इस यात्रा के साथ जुड़े और एक बहुत ही भव्य यात्रा निकली, जिसमें हमने अपने सैनिक भाइयों को जो बॉर्डर पे इस वक्त चौकसी करते हैं ताकि हम चैन से सो सकें, उनके लिए एक सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए यात्रा निकली। था के रूप में भारत की जनता, पूरे कोटद्वार ही नहीं पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और लोग, सामान्य लोग भी, कोई दलों से अतिरिक्त भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा आज कोटद्वार के शहर में पूरे सड़कों पर हजूम था, हजारों लोग थे। तो ये सेना का सम्मान है, देश का सम्मान है। चारधाम यात्रा को लेकर नारसन बॉर्डर पर संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह व आरटीओ देहरादून संदीप सैनी ने ग्रीन कार्ड सेंटर पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही नारसन बॉर्डर पर बने यात्रा पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। एसके सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत है। यात्रा संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। चारधाम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पीक होते हैं यात्रा में भी और पर्यटन की दृष्टि से भी, वो मई के आखिरी सप्ताह से लेके जून के पहले 2 या 3 सप्ताह तक रहता है। तो पीक आने वाला है और आप ये मान के चलिए कि पीक को देखकर ही ये व्यवस्था की गई थी कि नारसन से, तो हमने नारसन में पहली चेकिंग कर ली कहाँ से सबसे हमारा की पॉइंट क्या होगा। तो हमें लगा कि की पॉइंट हमारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यात्री इसी मार्ग से आते हैं, दिल्ली रोड से आते हैं, की पॉइंट हमारा नारसन है। हमारे राज्य के अंदर जैसे कोई गाड़ी प्रवेश करती है उसी समय उसको एजुकेट कर दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि आपको क्या सावधानियां रखनी है, उसका हेल्थ चेकअप कर लिया जाए, उसका ग्रीन कार्ड बन जाए, उसका ट्रिप कार्ड बन जाए, वो यहीं से व्यवस्थित होकर चले।
देहरादून में तिब्बती समुदाय ने 11वें पंचेन लामा गेंधुन चोएक्की न्यूमा की रिहाई के लिए कैंडल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि यह कैंडल मार्च शनिवार को तिब्बत वुमेन्स एसोसिएशन की ओर से निकाला गया। ये कैंडल मार्च प्रेस क्लब से शुरू होकर लैंसडाउन चौक, बुद्धा चौक, दून अस्पताल चौक से वापस प्रेस क्लब में संपन्न हुआ। इसमें वक्ताओं ने कहा कि 14 मई 1995 को धर्मगुरु दलाई लामा ने गेंधुन चोएक्की नीमा को 11वें पंचेनामा के रूप में मान्यता दी। वहीं उन्होंने बताया कि 1995 में 6 वर्ष की उम्र में पंचेन लामा का चीन सरकार ने अपहरण किया था। उनके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है। आज का दिन जो है तिब्बतियों के लिए बहुत दुख का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन आज से 20 साल पहले एक 6 साल का मात्र 6 साल के बच्चे को पंचेन लामा के उपाधि पाने के मात्र 3 दिन में चीनियों ने गबन कर दिया था। और आज 30 साल हो चुके हैं। 30 साल में भी हम उनको पता नहीं कर पा रहे, लगा पा रहे। यूँ तो कहने को दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाइल्ड केयर है, UNO है, ह्यूमन राइट्स है, और किसी ने आज तक कुछ भी नहीं किया। लगभग 30 वर्ष पहले इसी दिन आज के दिन में जो 11वें पंचेन लामा है नीमा जी, उनको चीन के द्वारा उनको अगवा किया गया और आज तक की उनके बारे में कोई भी वो जानकारी नहीं दे रहे। तो आज वही दिन हम दोबारा मना रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से, UNO से और चीन सरकार से कि पंचेन लामा को आदरपूर्वक उनको रिहा किया जाए।